श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर तलहा साद साहब उपस्थित हैं। आप विभागाध्यक्ष हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं टीबी एंड चेस्ट विभाग बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि हम हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। तो निमोनिया के कारण क्या है, लक्षण क्या है और बचाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए डॉक्टर साहब को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि निमोनिया है क्या। बुनियादी तौर पे निमोनिया का मतलब ये हो रहा होता है कि फेफड़े के अंदर एक समझिए कि एक ऐसा पर्दा हो रहा होता है जिस पर्दे के द्वारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा होता है। और ये जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा होता है, इस आदान प्रदान के लिए वहां पर हवा मौजूद होनी चाहिए। लेकिन निमोनिया एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जहां पर कि उस पर्दे के ऊपर में पस और पानी जैसी चीज जमा हो जा रही होती है, और इस पस और पानी जैसी चीज की वजह से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा होता है, और उसकी वजह से वो फेफड़ा जो काम कर रहा होता है कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना है, वो पूरी तरह से बंद हो जा रहा होता है। और उसी वजह से धीरे धीरे वो अगर निमोनिया बढ़ रहा होता है, जिसको कि कई बार डॉक्टर साहब डबल निमोनिया कह रहे होते हैं, जब दोनों फेफड़ों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही होती है जहां पर कि ऑक्सीजन के आदान प्रदान करने वाले पर्दे के जगह पे पस और पानी जैसी चीज, तरल पदार्थ जमा हो जाए, तो उसे निमोनिया कह रहे होते हैं। जी, यानी ऑक्सीजन के आदान प्रदान में दिक्कत होती है, पर्दे में पानी या पस जमा हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहां पर जब ये स्थिति पैदा हो जाए तो ये स्थिति यानी निमोनिया की स्थिति कितनी ज्यादा भयावह होती है? ये समझने के लिए आपको सबसे जरूरी होगा कि छोटे बच्चों में, खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों में और 65 साल से बड़े बुजुर्ग लोगों में सबसे बड़ा कारण उनकी मृत्यु का निमोनिया ही है। आज भी भारतवर्ष नाइजीरिया से आगे है, वरना सारे देशों से पीछे है इस निमोनिया के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जान गंवाने वाले लोगों में। हमारे देश में आज भी 5 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बुजुर्ग जो हो रहे होते हैं, जिनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो बन रहा होता है, वो आज भी निमोनिया है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सालाना लगभग 16 लाख लोग, 16 लाख मतलब उस बच्चे और बूढ़े मिला करके जान गंवा बैठते हैं इस निमोनिया के कारण। अगर उसको आप और सूक्ष्म स्तर पे देखना चाहें तो हर 1 घंटे में 140 बच्चे जान गंवा बैठते हैं इस निमोनिया से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंभीर और भयावह स्थिति इस निमोनिया की है। जी, बहुत गंभीर और भयावह स्थिति, ऐसा आपका कहना है। कम उम्र के बच्चे जो होते हैं और 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर साहब, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि निमोनिया के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में पनप रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में कैसे ये भांप लिया जाए, अंदाजा लगा लिया जाए, पहचान लिया जाए कि व्यक्ति निमोनिया का शिकार है। अब निमोनिया के होने की जो कारण हैं, उनमें बुनियादी तौर पे एक जो कीटाणु हो रहे होते हैं, जिनको कि हम बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी वजह से निमोनिया हो रहे होते हैं, और दूसरा वायरस हो रहा होता है जिसके की वजह से ये निमोनिया हो रहा होता है। जो बैक्टीरिया हो रहे होते हैं उनकी वजह से काफी तेजी से निमोनिया बढ़ रहा होता है, और जो पिछले 2 साल से आपने कोरोना का नाम सुन रखा है, ये भी एक प्रकार का निमोनिया ही पैदा कर रहा होता है। पर क्योंकि पिछले 2 साल से निमोनिया कोरोना की वजह से काफी ज्यादा जान लिया, लेकिन ऐसे भी निमोनिया के जो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कारण जो वायरस के हो रहे होते हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा होता है। और बैक्टीरिया में जो है 2 बैक्टीरिया, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एच इन्फ्लुएंजा बी, ये 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण हो रहे होते हैं जिनके की वजह से निमोनिया हो रहा होता है। निमोनिया जब शुरुआती स्टेज में रहा करता है तो आमतौर से खांसी, हल्का बुखार, सांस लेने में तकलीफ, छाती में हल्का दर्द लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे निमोनिया बढ़ता जाता है तो सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। सांस की जो गति है, जो कि आमतौर से 1 मिनट में
14 से 18 बार आप सांस ले रहे होते हैं, जिसका कि आपको ज्ञान भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हम जब ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं अपनी सांस की तरफ तो हमें मालूम नहीं चलता है कि हमने 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 1 मिनट में 14 से 18 बार एक नॉर्मल व्यक्ति सांस ले रहा होता है। और जब निमोनिया गंभीर होने लग जाया करता है तो ये सांस की रफ्तार काफी तेज बढ़ जाती है। सो सांस की रफ्तार जब तेज बढ़ जाती है तो पसलियां चलने लग जाया करती हैं। सो पसलियां चलना, तेज बुखार होना और साथ में कई बार उस खांसी के बढ़ने के साथ साथ खांसी में खून आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और जब उससे भी ज्यादा निमोनिया का प्रकोप बढ़ जा रहा होता है तो उसका मानसिक संतुलन भी थोड़ा गड़बड़ा जा रहा होता है और उसे सही तरीके से मालूम नहीं चल पा रहा होता है उसकी मानसिक स्थिति का, जिसको एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हम कह रहे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों से ये बीमारी हो सकती है और सांस चलने की जो गति होती है बहुत तेज हो जाती है, पसली चलना जिसे बोलते हैं, आप बता रहे हैं। यहां पर आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि निमोनिया ये फैलता कैसे है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके प्रसार के लिए? सबसे जरूरी तरीका जिससे कि निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो किसी भी निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति के खुले बगैर सही तरीके से प्रिकॉशन लिए बगैर खांसने और छींकने की वजह से हो रहा होता है। सो मेरा आपसे आग्रह ये है कि जब भी आप खांसें या छींकें, खुद भी और अपने बच्चों को और अपने परिवारजन को ये बात सिखाएं कि खांसते और छींकते समय या तो मुंह पे कुछ रुमाल ढांप लें या अगर कुछ ढांपने के लिए ना हो तो कोहनी के ऊपर में हमेशा खांसें और छींकें, जिसके की वजह से ये कीटाणु बाहरी वातावरण में फैल ना पाएं। और नहीं फैलेंगे तो एक व्यक्ति ही इस बीमारी से ग्रसित रहेगा, वरना इसके द्वारा जो ग्रसित व्यक्ति है उसके द्वारा और कई लोगों में यह बीमारी फैलने का आशंका बढ़ जाता है। जी, यानी कोरोना में जो बचाव के उपाय हमें बताए गए थे कि आपको खांसना कैसे है, छींकना कैसे है, कैसे अपने आप को दूसरों से अलग रखना है, ये उपाय निश्चित रूप से यहाँ भी काम आएंगे। बिल्कुल। और हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है, संक्रमण जो है, ये संक्रामक है। बिल्कुल संक्रामक है, क्योंकि ये कीटाणु वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एक से दूसरे लोगों में फैलने की काफी ज्यादा संभावना हो रही होती है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोरोना एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। निमोनिया एक स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है यदि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। खांसने या छींकने का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बात को समझने की जरूरत होगी कि जिस व्यक्ति में भी जो नॉर्मल व्यक्ति है अगर उसमें यह संक्रमण हो रहा होता है तो अब उस व्यक्ति का खुद का रोग प्रतिरोधक क्षमता काम आ रहा होता है। जैसा कि हमने कोरोना में भी देखा था कि कोरोना से अगर ग्रसित व्यक्ति के करीब अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति जा रहा होता था तो ऐसा नहीं होता है कि 100% लोगों को ही कोरोना हो जा रहा था। ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति जो उस ग्रसित व्यक्ति के नजदीक गया है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी देखने की जरूरत होती है कि कैसे क्या उसका शरीर उसको बचाव कर पाता है या नहीं कर पाता है। जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर व्यक्ति को जो है संक्रमण से बचा सकता है यदि मजबूत है तो। डॉक्टर साहब, यहां पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि निमोनिया से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, चाहे हम इलाज की बात करें, टीकाकरण की बात करें या रोकथाम की बात करें। जैसा कि मैंने बताया कि ये फैल कैसे रहा था, ये फैल इसलिए रहा था क्योंकि अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं और आपने सही तरीके से खांसा और छींका नहीं तो आपके द्वारा दूसरे लोगों में फैलने की संभावना काफी ज्यादा हो रही है। सो ये स्थिति कैसी कोरोना के समय में भी रहा करती थी, जबकि कम जगह के अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद हुआ करते थे। तो बिल्कुल ये वही वाली बात हो गई कि इसके बचाव वाली बात भी उसी से जुड़ी हुई है और फैलने वाली बात भी इसी तरह से जुड़ी हुई है कि आपको अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको साफ पानी और साफ सैनिटेशन, मतलब साफ तरीके से अपने लैट्रिन बाथरूम को रखने की जरूरत हो रही होती है। दूसरा, आपके खान पान का ख्याल रखने की जरूरत होती है। आपका जो संतुलित खाना है वो बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज ये हो रही है कि जिंक जो हो रहा होता है, एक बहुत ही सस्ती सी गोली आ रही होती है जो सरकारी अस्पतालों में भी मिल रही होती है, फ्री में मिल रही होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा अच्छा मिल रहा होता है। चौथी चीज ये हो रही होती है जो बुनियादी टीकाकरण जो कि बच्चों में कराने की जरूरत होती है, जो 5 साल से छोटे बच्चों की बुनियादी टीकाकरण है उनको बिल्कुल ना छोड़ें, उनको जरूर से जरूर लगवाएं। और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग जो हैं उनमें अगर संभव हो सके तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और नीमोकोकल वैक्सीन
इसको लगवाने की कोशिश करें। न्यूमोकोकल वैक्सीन हर साल के हिसाब से लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि हर साल न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होते हैं वो नए स्ट्रेन के आ जा रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ ये बीमारी उन लोगों में काफी ज्यादा हो रही होती है जिनमें पहले से सांस की बीमारी मौजूद हो रही होती है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की परेशानी है या सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि धूम्रपान करने की वजह से फेफड़े में हो जा रही होती है, या कैंसर से ग्रसित अगर किसी व्यक्ति का फेफड़ा हो उस वाली स्थिति में, और अगर मान लेते हैं कि लंबे समय की एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक काफी गंभीर बीमारी होती है जिसमें कि फेफड़ा निष्क्रिय होने लग जा रहा होता है। ये इन सभी बुनियादी तौर पे देखें कि जिन जिन लोगों में सांस की परेशानी, सांस की बीमारी अगर मौजूद होती है, उनमें निमोनिया होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जा रही होती है, और ऐसे लोगों में खास करके टीकाकरण करा लेना सबसे जरूरी हो रहा होता है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे जरूरी बात है वो है धूम्रपान को छोड़ देना, क्योंकि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने फेफड़े को और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात इससे ज्यादा आगे इसलिए होती है क्योंकि अगर आप धूम्रपान उस छोटे से कमरे में अपने घरों में कर रहे हैं, बीड़ी या सिगरेट पी रहे होते हैं, तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब कि जो व्यक्ति खुद तो बीड़ी पी ही रहा है लेकिन उसके द्वारा जब धुआं बाहर छोड़ा जा रहा है तो उनके दूसरे परिवार के जन को भी उतनी ही संभावना है बीमारी हो जाने की, लगभग जितना कि उस व्यक्ति को है जो खुद बीड़ी और सिगरेट पी रहा है। तो ऐसी गलती कभी ना करें जबकि घरों के अंदर में ही खुद बीड़ी और सिगरेट पीने लगें, और जिसके की वजह से और आपके दूसरे छोटे बच्चों को यह बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत होती है कि रसोई में अगर आप लकड़ी या कंडे जला करके आप अगर खाने बना रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का धुआं पैदा कर रहा होता है, और खास करके 5 साल से छोटे बच्चों में फेफड़े को कमजोर बना रहा होता है और उनमें निमोनिया होने के काफी ज्यादा संभावना बढ़ा रहा होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने जो है बचाव रोकथाम के उपाय बताएं। टीकाकरण जरूर करवाएं, धूम्रपान और धुएं से बचें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, यहां पर एक चीज समझना चाहेंगे कि सर्दी के मौसम में खासकर जो है सर्दी जुकाम खांसी के मरीज बढ़ जाते हैं, और इसमें निमोनिया के जो मरीज होते हैं उनकी कंडीशन जो है ज्यादा भयावह हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में बचाव के लिए क्या कोई खास उपाय है, और ये सर्दी के मौसम में ज्यादा क्यों होता है? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। निमोनिया कैसे हो रहा था? निमोनिया हो रहा था इसलिए क्योंकि छोटे बंद कमरों में अगर कोई भी व्यक्ति खांसता छींकता है तो उससे और दूसरे लोगों में ये बीमारी फैल जाने की संभावना बढ़ती है, जैसा भी मैंने पहले भी बताया। अब जब गर्मियों का सीजन रहा करता है तो होता ये है कि आप कभी भी अब कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं रखते हैं। ज्यादातर समय ऐसा होता है जब आप खिड़की और कमरे के दरवाजे खुले रखते हैं, और उस वजह से एक हवा का बहाव बना रहा करता है। लेकिन ठंड के समय में होता यह है कि हम आमतौर से अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते हैं, और उसी वजह से कोई भी व्यक्ति जो कि ग्रसित है निमोनिया से, उसने खांस या छींक दिया तो काफी देर तक वातावरण में वो कीटाणु मौजूद रहा करता है, क्योंकि हवा का बहाव काफी कम हो जा रहा होता है ठंड के समय में। दूसरी चीज एक और खास जो रहती है कि भारतवर्ष में अधिकांश जगहों पे टेम्परेचर जो है, जो तापमान है, वो इतना रहा करता है जिसमें कि अगर वो बाहरी वातावरण में कीटाणु आ जाए तो उसके मर जाने की खुद ही बखुद संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ठंड के समय में क्या होता है कि तापमान इतना नीचे रहा करता है कि उस कीटाणु को तापमान से मरने की संभावना काफी कम हो जा रही होती है। तो ये दोनों ही बहुत ही मुख्य कारण हो रहे होते हैं। इस वजह से ठंड में ये बीमारी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया कि टेम्परेचर, तापमान नीचे जाने से कैसे बैक्टीरिया या वायरस के मरने की संभावना कम हो जाती है और कैसे इसका प्रसार ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर बस आखिरी में चलते चलते आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि ये बीमारी यदि किसी व्यक्ति को हो गई तो क्या उसका इलाज संभव है? वो व्यक्ति सामान्य स्वस्थ जीवन जी सकता है? और भर्ती कब होने की आवश्यकता होती है गंभीरता की स्थिति में?
निमोनिया को दो तरीके से देखे जा सकते हैं। एक निमोनिया जिसमें कि सिर्फ उसे खांसी हो रही है और कफ आ रहा है, बुखार है और उसको जो है सांस लेने में तकलीफ है और छाती में दर्द है। अगर ये सारे जो लक्षण हैं काफी ज्यादा नहीं हैं तो इनको आप ओपीडी बेसिस पे, ओपीडी मतलब कि आप बाहरी मतलब कि दवाइयां लिख करके भी उनको घर पे रख करके भी ठीक कर सकते हैं और ऐसे में संभावना उनके ठीक होने की काफी ज्यादा अच्छी रहा करती है। लेकिन यही व्यक्ति जब देर कर देता है, जब बच्चे देर से अस्पताल पहुंच पा रहे होते हैं या बड़े बुजुर्ग देर से अस्पताल पहुंच पा रहे होते हैं, जब ये लक्षण काफी तीव्र हो जाते हैं, जब उनकी पसलियां चलने लग जाती हैं, सांस की रफ्तार काफी तेज हो जा रही होती है, उनके पेशाब जो है काफी कम हो जा रहा होता है और उनका मानसिक संतुलन जो है कमजोर हो रहा होता है, साथ ही साथ उनके खखार का जो रंग है वो पीला से हरा होने लग जा रहा होता है। सो ये सब स्थिति अगर गंभीर स्थिति में वो मरीज चला जा रहा होता है तो उनको कई बार एंटीबायोटिक के साथ साथ आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता होती है, जहां पर कि उनको मशीन लगा करके भी सांस देने की जरूरत हो रही होती है। डॉक्टर साहब, विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर आपने इसके लक्षण के बारे में, बचाव के बारे में, रोकथाम के बारे में, उपचार के बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं से आपने बातचीत की और जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश हमारे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर तलहा साद, विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर टीबी एंड चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।